इस एयर स्ट्राइक में ईरान के 7 अफसरों की जानें चली जाती हैं, जिसमें ईरान एम्बेसी के टॉप जनरल भी शामिल थे। ईरान करीब 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर अटैक करता है। कहाब मिसाइल जो करीब 2000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। फतह मिसाइल, तेहरान में फतह मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में बताया गया। इन तीनों ग्रुप्स को ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस माना जाता है, यानी कि ईरान का देश पीछे से फंड करता है और सपोर्ट करता है इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन का। हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया का ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी जाती है। किसने मारा, कब मारा और क्यों मारा, ये कोई नहीं जानता है। टॉप लीडर हसन नसरल्लाह 27 सितंबर को मारे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, 1 अक्टूबर 2024 की रात ईरान इजराइल के ऊपर मिसाइल छोड़ता है। 1-2 मिसाइल नहीं बल्कि 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स को छोड़ा जाता है इजराइल देश के ऊपर, और कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है इजराइल देश की आसमान में। इन मिसाइलों की खबर सबसे पहले अमेरिका को पता लग गई थी कि ईरान करीब 200 के आसपास मिसाइल लॉन्च करने वाला है इजराइल पर, लेकिन इजराइल के आर्मी रेडियो ने 180 मिसाइल से रिपोर्ट करी है। इजराइल में सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंडिंग को रोक दिया गया है। इजराइल ने इसे अनप्रेसिडेंटेड अटैक बताया है। पहले इस वार में फिलिस्तीन और लेबनान इंक्लूड थे, लेकिन अब ईरान डायरेक्ट इस वार में इन्वॉल्व हो गया है। ईरान ने कहा है कि यह मिसाइल हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह की हत्या के जवाब में छोड़ा गया है। इजराइल के अनुसार उन्हें एक बहुत ही मिनिमम डैमेज पहुंचा है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר רדף לאויבינו. लेकिन इन मिसाइल्स की वजह से जो तबाही मची है इजराइल देश के अंदर, उससे ऐसा लगता है कि इजराइल को मिनिमम नहीं मैक्सिमम डैमेज पहुंचा है। आज से करीब 1 साल पहले शुरू हुई 2 देशों की वार आज लगभग पूरी दुनिया में फैल चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ईरान कैसे इन्वॉल्व हो गया इस वार में। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि आखिर ईरान कैसे इन्वॉल्व हो गया इस वार में, और कैसे 2 देशों से शुरू हुई यह वार आज पूरे मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वार 3 होने का इशारा बन चुकी है। प्रेजेंट टाइम की वार की शुरुआत होती है जब 1 अप्रैल 2024 को इजराइल सीरिया के सिटी पर एयर स्ट्राइक करता है। इस एयर स्ट्राइक में ईरान के 7 अफसरों की जानें चली जाती हैं, जिसमें ईरान एम्बेसी के टॉप जनरल भी शामिल थे। इजराइल पर यह अटैक पहली बार ही नहीं हो रहा है, इससे पहले भी 13 अप्रैल 2024 को ईरान करीब 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर अटैक करता है। और यह हमला इस समय के हुए हमलों से कई गुना ज्यादा डेंजरस थे और इसे ऑपरेशन टू प्रोमिस नाम दिया गया था। और जब यह हमला हुआ था तब करीब 700 से ज्यादा जगहों पर पूरे इजराइल में एयर स्ट्राइक के सायरन बजने लगे थे। इस एयर स्ट्राइक में 120 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, 170 ड्रोन और करीब 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें शामिल थी। आप इससे ही अंदाजा लगा लो कि वह हमला कितना ज्यादा खतरनाक था। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की मदद से ज्यादातर मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया गया था। और यह हमला इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा हमला था कि कोई देश इजराइल पर इतनी ज्यादा नंबर्स में मिसाइल्स को छोड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर कैसे इजराइल ज्यादातर मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया था। तो इसका जवाब है आयरन डोम की वजह से। सबसे पहले थोड़ा सा इजराइल के आयरन डोम के बारे में भी जान लेते हैं, यह वर्क कैसे करता है और क्या सच में ईरान की मिसाइल को यह आयरन डोम नष्ट कर सकती है। इजराइल के पास टोटल में 3 डिफेंस सिस्टम है, जिसमें सबसे पहले जाना माना डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। आयरन डोम को साल 2011 में तैनात किया गया था और आज लगभग पूरे इजराइल में इसे तैनात कर दिया गया है। हर एक आयरन डोम में 3 से 4 लॉन्चर होती हैं, जिसमें हर एक लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं। बेसिकली यह करता क्या है कि रडार से आने वाली रॉकेटों का
पता लगाता है और उन पर नजर रखता है और उन मिसाइलों की कैलकुलेशन करता है कि कौन सी ऐसी मिसाइलें हैं जो पॉपुलेशन वाले इलाकों में गिरने वाली हैं, और वो उन मिसाइलों पर अपनी मिसाइलें दागता है और उसे आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, और वहीं पर जो मिसाइलें खुले मैदान में गिरने वाली होती हैं उन्हें छोड़ देता है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने यह बताया कि आयरन डोम के द्वारा दागी गई मिसाइलों में से करीब 90% मिसाइलों को यह डिस्ट्रॉय कर देता है। आयरन डोम जो मिसाइल्स को छोड़ता है उसे तामीर कहा जाता है और इसकी एक मिसाइल की कॉस्ट लगभग $50,000 के करीब आता है। लेकिन इन तीनों डिफेंस सिस्टम में एक चीज कॉमन होती है कि इन तीनों की जो डिस्टेंस लिमिट होती है वो अलग अलग होती है। अभी इस आयरन डोम की लिमिट करीब 10 किलोमीटर की हाइट और 70 किलोमीटर का डिस्टेंस लिमिट है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर इतनी दूर से मिसाइल को फेंका जा रहा है तो आयरन डोम बचा लेगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस हुआ तो यहाँ पर आयरन डोम फेल हो जाएगा। और वहीं पर यह बात हुई कि इजराइल और ईरान की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो करीब 1000 किलोमीटर का है और इसीलिए यहाँ पर आयरन डोम फेल हो जाता है। दूसरे नंबर पर आता है डेविड स्लिंग, जिसे जादुई छड़ी भी कहा जाता है। इसकी डिस्टेंस लिमिट 15 किलोमीटर की हाइट और करीब 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर इतनी दूरी से किसी मिसाइल को छोड़ा जाए तो यह डेविड स्लिंग उन मिसाइलों को रोक सकता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस हुआ तो यह भी वहां पर फेल हो जाता है। और अभी मैंने बताया कि ईरान और इजराइल की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करीब 1000 किलोमीटर की है, यानी कि यहाँ पर डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया। डेविड स्लिंग भी आयरन डोम की तरह उन मिसाइलों को टारगेट करता है जो आबादी वाले इलाकों में गिरने वाली होती हैं। डेविड स्लिंग की एक मिसाइल की कॉस्ट लगभग $1 मिलियन के करीब आता है। तीसरे नंबर पर एरो सिस्टम आता है। इसकी डिस्टेंस लिमिट करीब 100 किलोमीटर की हाइट और 24 किलोमीटर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को कवर करती है, यानी कि अगर ये एटमॉस्फेयर में भी कोई अगर मिसाइल फ्लाई कर रही है तो ये उसे भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें स्पीड ऑफ साउंड से करीब 9 गुना ज्यादा स्पीड से चलता है और इसकी कॉस्ट कई $मिलियन के करीब पहुंच जाती है, यानी कि ईरान और इजराइल की डिस्टेंस के हिसाब से यह डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा एडवांस है। लेकिन इन तीनों डिफेंस सिस्टम के बारे में जो मैंने आपको बताई है उनमें से एक चीज कॉमन है, वो यह है कि इन सारी डिफेंस सिस्टम की मिसाइल की कॉस्ट। और यही कारण है कि जब ईरान 13 अप्रैल 2024 को करीब 400 मिसाइल के करीब हमला किया था तब इन डिफेंस सिस्टम की कॉस्ट $200 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। सिर्फ एक दिन की कॉस्ट करीब $200 मिलियन के करीब पहुंच चुकी थी, यानी कि अगर ईरान लगातार हमला करता रहा इजराइल पर तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी फुस हो जाएंगे। और यही कारण है कि जब ईरान 13 अप्रैल को मिसाइल लॉन्च किया था तब इन दोनों डिफेंस सिस्टम की जगह फाइटर जेट का उपयोग किया गया था। लेकिन आप यहाँ पर सवाल यह पूछोगे कि मैं मान लेता हूँ कि ये दो डिफेंस सिस्टम फेल हो गई, लेकिन इजराइल तीसरी डिफेंस सिस्टम का उपयोग क्यों नहीं किया? तो इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, कॉस्ट की वजह से। इन दोनों डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल की कॉस्ट है इसके कई गुना ज्यादा कॉस्ट एरो सिस्टम की एक मिसाइल की है और इसलिए इजराइल इस एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग नहीं कर रहा है। जो 180 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा था ईरान ने इजराइल के ऊपर, उसमें से कुछ मिसाइलें ऐसी थी जिसे हाल ही में ईरान ने बनाया था, यानी कि इसमें ज्यादातर मिसाइलें पहली बार इजराइल के खिलाफ यूज करी गई थी, जैसे कि ईरान का फतह मिसाइल। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मिसाइल थ्रेट प्रोजेक्ट की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के तेहरान के पास कई सारी अलग अलग हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें अवेलेबल पड़ी हैं और इनमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज और सबसे डेंजरस मिसाइल है वो है शहाब मिसाइल, जो करीब 2000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। लेकिन इस सारी लिस्ट में से एक मिसाइल मिसिंग है और वो है ईरान का 2023 का फतह मिसाइल। तेहरान में फतह मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में बताया गया है, यानी कि यह फतह मिसाइल मैक 5 के स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना तेज स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। How fast is Iran's new hypersonic missile? 5 times the speed of sound, or Mach 5. That is 1.7 kilometers per second, or 6,174 kilometers per hour, guilty of being identified by radar systems and destroyed by defense shields. इसमें यह काम कुछ ऐसे करता है कि ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर लेकर जाता है और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से अपने टारगेट को हिट कर देता है। पृथ्वी से अगर एटमॉस्फेयर की डिस्टेंस देखा जाए तो करीब 10,000 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। 10,000 किलोमीटर एटमॉस्फेयर की अंतिम छोर होती है, उसके बाद से एटमॉस्फेयर धीरे धीरे स्पेस से मिलना शुरू हो जाता है। इसी हमले के दौरान इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम ने एक मिसाइल को डिटेक्ट किया था जो रियली अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ से आ रही थी। आप स्क्रीन पर यह वीडियो देख सकते हो। इजरायली मीडिया ने बताया कि ईरान के इस हमले में शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल और फतह मिसाइल का यूज किया गया है। शहाब 3 भी अपने आप में कम डेंजरस नहीं है। अभी मैंने पहले वीडियो में बताया कि ईरान की फतह मिसाइल के अलावा अब तक ईरान की सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को तय करने वाली जो मिसाइल है वो शहाब 3 ही है, जो करीब 1200 किलोमीटर तक का ऑर्डिनेंस ले जा सकता है। ऑर्डिनेंस का मतलब यहाँ पर बम, मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद, ये सारी ऑर्डिनेंस की कैटेगरीज में आती हैं। जब से इजराइल गाजा के खिलाफ रिटेलिएशन किया है तब से इजराइल और इन 3 ग्रुप्स का हमला काफी हद तक इंक्रीज हो गया है
और यह 3 ग्रुप हैं, गाजा का हमास, लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन का हुतीस। इन तीनों ग्रुप्स को ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस माना जाता है, यानी कि ईरान का देश पीछे से फंड करता है और सपोर्ट करता है इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन का। इन तीनों ग्रुप के ईरान से लिंक को समझने के लिए सबसे पहले इन तीनों ग्रुप के बारे में समझना बहुत जरूरी है। साउथ लेबनान का हिजबुल्लाह लेबनान सिविल वार के समय 1980 के दशक में उभर कर आया था। जब हिजबुल्लाह ग्रुप इस्टेब्लिश हुआ था तब ईरान की इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स बहुत ज्यादा खुश हुए थे और इसे इजराइल के खिलाफ यूज करना चाहते थे। ईरान हिजबुल्लाह को शुरू से ही सपोर्ट करता आया है। हिजबुल्लाह को खास करके जेरूसलम को फ्रीडम दिलाने और इजराइल का खात्मा करने के लिए बनाया गया था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा और इसके साथ साथ कई देशों ने हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन मान रखा है और आज के डेट में साउथ लेबनान में आधी से ज्यादा जमीन हिजबुल्लाह के ही कंट्रोल में है। हिजबुल्लाह एक शिया डोमिनेटेड ग्रुप है और वहीं पर दूसरी तरफ हमास एक सुन्नी डोमिनेटेड ग्रुप है। गाजा का हमास 1980 के दशक में उभरा जब इजराइल के कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीन में रिबेलियन किया गया था। लेकिन यहाँ पर हमास का कंपैरिजन सीधे हिजबुल्लाह के अगेंस्ट में होता है। हिजबुल्लाह को शुरू से ही ईरान का सपोर्ट मिलता रहा है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हमास शुरू में खुद के दम पर अपनी आर्मी बनाया और वार शुरू किया। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे ईरान के कैपिटल तेहरान के द्वारा इसे सपोर्ट मिलने लगता है और इसे भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और उसके साथ साथ कई कंट्रीज ने भी हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नॉमिनेटेड कर दिया। अगर यहाँ पर हुथी की बात करें तो यह 1990 के दशक में यमन से उभरा था। साल 2000 में यह कंफर्म हो गया कि हुथी ग्रुप भी ईरान के संपर्क में है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाया कि ईरान हुथीज को हथियार और मिसाइल सप्लाई करता है, लेकिन ईरान के तेहरान ने इसे मानने से साफ साफ इनकार कर दिया और इन्हीं सब कारणों की वजह से इन तीनों ग्रुप को ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस माना जाता है कि वो पीछे से इन तीनों ग्रुप्स को फंड करता है और हथियार सप्लाई करता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से ईरान ने कहा कि हमने इजराइल पर इसलिए हमला किया है कि 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने एयर स्ट्राइक करी थी सीरिया देश की कैपिटल दमिश्क में और यह डायरेक्ट सीरिया के एम्बेसी पर बम गिराया गया था, जिसमें ईरानी एम्बेसी के एक टॉप जनरल की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इजराइल ने कहा कि यह कोई एम्बेसी नहीं थी, यह एक मिलिट्री बिल्डिंग थी और इसलिए हमने वहां पर बम को गिराया। और इस एयर स्ट्राइक में जिस ऑफिसर को मारा गया उसको लेकर इजराइल का कहना है कि इन ऑफिसर का लिंक हिजबुल्लाह के साथ बहुत ही क्लोजली लिंक था। इसके बाद से 31 जुलाई 2024 को सबसे डेंजरस एसेसिनेशन होता है इजराइल की कैपिटल तेहरान में। हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया का ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी जाती है। किसने मारा, कब मारा और क्यों मारा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इजराइल की तरफ शक की निगाह को दौड़ाया जा रहा है। लेकिन इजराइल इस्माइल हानिया की हत्या के पीछे अपनी हाथ निकाल रहा है और तब से लेबनान के हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच अटैक्स लगातार होते ही जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद फिर भी ईरान डायरेक्ट इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता है। इजराइल फिलिस्तीन वार में इजराइल ने गाजा पर इतनी ज्यादा बमबारी की है कि आज वो जगह रहने लायक नहीं बची है। अब तक कम से कम 40,000 के लगभग फिलिस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं, 91,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हमास की आर्मेड फोर्सेस कम ब्रिगेड ने कहा कि इस्माइल हानिया की हत्या इस वार को एक नए लेवल तक लेकर जा सकती है। यह स्टेटमेंट एक खुद में धमकी भरा स्टेटमेंट था कि अगर यह हत्या इजराइल के द्वारा करवाई गई है तो उसकी अंजाम इजराइल को भुगतना पड़ेगा। और इसके बाद से 25 सितंबर को सबसे डेंजरस खबर आती है कि 25 सितंबर को हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट का लीडर मारा जाता है और 27 सितंबर को IRGC के ब्रिगेडियर जनरल अब्बास नील रोशन एक एयर स्ट्राइक में मारे जाते हैं। और यह एयर स्ट्राइक इजराइल के द्वारा हिजबुल्लाह के टॉप हेडक्वार्टर पर किया गया था और इसी एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हसन नसरुल्लाह 27 सितंबर को मारे जाते हैं। लेकिन इन सारे लीडर्स के मरने के पहले ईरान अपने प्रॉक्सी के थ्रू इजराइल पर अटैक करवा रहा था। लेकिन जब हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हसन नसरुल्लाह की हत्या की खबर आती है तो इस वार में ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है और 1 अक्टूबर 2024 की रात को करीब 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और हाल ही में बनाए गए फतह मिसाइल को इजराइल देश के ऊपर छोड़ता है। लेकिन यहाँ पर इजराइल यह समझने में गलती कर दिया कि ईरान भी इस वार में डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन अमेरिका वो पहला देश था जिसने ईरान को समझा और तुरंत इजराइल को इन्फॉर्म किया। लेकिन इजराइल यूएसए की बात पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद से 1 अक्टूबर 2024 की शाम करीब 7:30 बजे इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने यह कंफर्म कर दिया कि मिसाइल्स ईरान से लॉन्च हो गई हैं इजराइल की तरफ। और उसके बाद से पूरे इजराइल में सायरन बजने शुरू हो जाते हैं। हर जगह पूरे इजराइल में हाहाकार मच जाता है, मानो एक वर्ल्ड वार शुरू हो गई हो।
और कुछ इस तरीके से इजराइल देश के आसमान और जमीन पर नजारा देखने को मिलता है। इन मिसाइलों की वजह से जो तबाही मची है इजराइल देश में वह सच में शॉकिंग है। एक करीब 30 फीट का गड्ढा इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर के सामने बना, जो इन ईरानी मिसाइलों के द्वारा हुए हमलों की वजह से बना है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि तेहरान ने एक बहुत बड़ी गलती करी है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि अगर इजराइल इस हमले का जवाब देता है तो ईरान के पास और भी डेंजरस मिसाइलें ऑलरेडी तैयार रखी गई हैं और वो अगली बार और भी ज्यादा खतरनाक अटैक कर सकता है। अगर असलियत में देखा जाए तो आज जो इजराइल का जमीन है वो पहले फिलिस्तीन का था। जब 1917 में यूरोप से यहूदी भाग कर आए थे फिलिस्तीन में, तब उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 6% थी। लेकिन 1998 और 1947 के बीच फिलिस्तीन में जीव्स की पॉपुलेशन 33% तक हो गई, जिसे आप इस मैप में देख सकते हो। यह है 1917 का मैप। जो हरा वाला इलाका आप देख रहे हो फिलिस्तीन का है, और जो यहाँ पर छोटे छोटे नीला इलाका आप देख रहे हो ये वो जगह हैं जो फिलिस्तीन वालों ने यहूदियों को दिया था रहने के लिए। लेकिन धीरे धीरे फिलिस्तीन में ज्यूस की पॉपुलेशन बढ़ती गई और इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता गया। इस पर एक फुल वीडियो जल्द ही बनाई जाएगी, तो आप जरूर देखिएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर कोई आपको भीख में खाना खाने को दे तो देने वालों की सारी प्रॉपर्टी आपकी ही हो गई। ये सारी जमीन फिलिस्तीन वालों का ही दिया हुआ है और आज उसी के खिलाफ उन्हें वार लड़नी पड़ रही है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे इस टॉपिक पर वीडियो आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अब तक इस वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।